गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हम बात कर रहे थे ध्वनि साउंड वाले चैप्टर को। हमने पिछली वीडियोज में लगभग कंप्लीट कर लिया। आज हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, अभ्यास क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या फर्स्ट की हम चर्चा करेंगे। आपके जो साउंड वाले क्वेश्चन जो चैप्टर की, इसमें क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या फर्स्ट यह है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सही उत्तर चुनिए, चुन लीजिए सही उत्तर। देखिए क्या है इसमें, ध्वनि संचरित हो सकती है। 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 इसमें ऑप्शन में दे रखा है पहला आपका ऑप्शन है केवल वायु। पहला ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में। ऑप्शन में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। सेकंड वाला दे रखा है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दे रखा है, केवल ठोसों में। थर्ड वाला दे रखा है। थर्ड वाला क्या दे रखा है, देखिए केवल द्रवों में। केवल किसमें, ध्रुवों में। थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके, देखिए कि ठोसों, ध्रुवों तथा गैसों में। ठोसों, ध्रुवों तथा गैसों में। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखिए इसमें दे रखा है पहला केवल वायु या गैसों में। आपका आंसर क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन है ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में। पहला ऑप्शन दे रखा है। इसमें देखिए केवल ठोसों में। थर्ड वाला है केवल ध्रुवों में। और जो फोर्थ वाला दे रखा है ठोसों, ध्रुवों तथा गैसों, तीनों में से कौन से में जो ध्वनि संचरित हो सकती है। तीनों में होती है या केवल ध्रुव में होती है या ठोस में होती है या दोनों जो वायु या गैस में होती है। इसमें से हमने कल वाली जो क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि वायु जो संचरित होती है ठोसों में, ध्रुवों में और गैसों में। हमने क्रियाकलाप के माध्यम से वहाँ पर देखा भी था और उसको समझा भी था कि किस प्रकार से संचरित हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ठोसों, ध्रुवों तथा गैसों में। इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ध्वनि संचरित होती है ठोसों, ध्रुवों तथा गैसों में। ये आंसर हो जाएगा इसका पहले का, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। निम्न में से किस वाक ध्वनि की क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति
न्यूनतम होने की संभावना है? किस वाग ध्वनि की आवर्ती न्यूनतम होने की संभावना किसकी है वो देखेंगे। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन छोटी लड़की की क वाला दे रखा है। पहला ऑप्शन है छोटी लड़की की, छोटी लड़की की, छोटी लड़की की, छोटी छोटी क्या कर रही है, छोटी लड़की की, छोटी लड़की की ख दे रखा है, इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है छोटे लड़के की, छोटे लड़के की, ग वाला ऑप्शन दे रखा है। देखिए ग वाला क्या दे रखा है, ग वाला है पुरुष की, पुरुष की, घड़ी वाला दे रखा है महिला की, महिला की। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हमें कि क्वेश्चन हमारा जो कहने किया जा रहा है और पूछ क्या रहा है कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवर्ती न्यूनतम होने की संभावना है, कि ऐसा कौन सा जो आपके ऑप्शन में दे रखा है जिसकी वाक ध्वनि की आवर्ती की जो क्या है, ध्वनि की आवर्ती न्यूनतम होने की संभावना किसकी होती है, छोटे लड़के की होती है। किसकी होती है वाक ध्वनि की आवर्ती न्यूनतम होने की संभावना, न्यूनतम होने की संभावना किसकी होती है, छोटे लड़के की होती है। ये हो जाएगा इसका आंसर, छोटे लड़के की होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित कथन में से सही कथन किस, निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य की जांच कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य की जांच कीजिए, जांच कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए कथन कौन कौन से दे रखे हैं, पहले हम क्वेश्चनों को लिखेंगे। पहला जो कथन दे रखा है वो कथन क्या है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा जो दे रखा है कथन, दूसरा कथन क्या है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। होने वाले दोलनों की संख्या को इसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसमें सत्य और असत्य की जांच करना है। और कथन 3 की बात कर रहे हैं। अभी पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी आंसर इसके नहीं लिखे हम,
क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले। तीसरा कथन दे रखा है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। ध्वनि मंद होती है। क्या ये बात सही है? यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि क्या होती है? मंद होती है। तीसरा हमारा हो गया। फोर्थ कथन की बात करें हम, इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ कथन क्या कह रहा है कि मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास, मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। क्या ये बात सही है? इसका जांच करनी है सत्यता की। नेक्स्ट कथन है हमारा पांचवा, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी, कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी। क्वेश्चन है कि कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। कम होगी भाई, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी, कम लिखना है, जितनी कम होगी, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। तारतम्य उतना ही अधिक होगा। अगर आवृत्ति कम है तो तारतम्य उतना ही अधिक होगा। ये बात सही है या गलत, ये जांच करनी है हमें। कथन नंबर 6 की बात करें कि अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। ध्वनि को संगीत कहते हैं। कथन नंबर 7 है हमारा, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता। ध्वनि प्रदूषण आगे दे रखा है, आंशिक श्रवण का अर्थ होता है सुनना। आंशिक श्रवण अशक्तता आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये आपके जो कथन है वो कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे कथन नंबर 1 की चर्चा करेंगे कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। क्या ये जो कथन कह रहा है ये बात राइट है क्या, कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में क्या है? ध्वनि का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए उसमें वो संचरित नहीं हो सकती है। तो ये पहला कथन हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
पहला कथन हो जाएगा सत्य। पहला कथन हो गया आपका सत्य हो गया। सही है, सही बात है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल राइट है कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण होने के लिए ध्वनि का किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि यदि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये सत्य हो जाएगा क्वेश्चन की ये जो कथन कह रहा है वो बात राइट है, सही है। बात करें फर्स्ट की चर्चा हो गई, अब करेंगे सेकंड की। सेकंड कथन क्या कह रहा है देखिए कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या आवर्तकाल की परिभाषा ये सही है? हमें ये जहां देखना है कि आवर्तकाल की ये जो कथन कह रहा है जो परिभाषा सही है या गलत है, सत्य है असत्य है। देखिए हमने क्या पढ़ा था आवर्तकाल की परिभाषा में कि आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल किसे कहते हैं, क्या होता है, ये हमने उसमें देखा था कि प्रति जो कंपन में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये पढ़ा था हम। यहां पे क्या दे रखा है? किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, आवर्तकाल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ये। तो यहां पे लिख दो असत्य, असत्य आ जाएगा इसमें। सेकंड वाले में क्या आ गया? असत्य आ गया। फर्स्ट वाले में सत्य। बात करते हैं थर्ड जो कथन है ये क्या कह रहा है? यदि कंपन का अधिक, यदि कंपन का क्या है? यदि कंपन का आयाम अधिक है, यदि कंपन का यहाँ पे आयाम आएगा, आयाम क्या है? अधिक है, तो ध्वनि मंद होती है। क्या सही बात है? अगर कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि क्या हो जाएगी? बिल्कुल मंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात जो गलत कह रहा है, कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद कैसे होगी? ध्वनि भी बढ़ जाएगी। अधिक होगा कंपन का आयाम तो ध्वनि मंद नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कंपन वाइब्रेशन बढ़ता है तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो क्वेश्चन जो कथन नंबर 3 है आपका कंप्लीट हो गया, ये असत्य हो जाएगा। फोर्थ कथन की चर्चा करते हैं। देखिए फोर्थ कथन क्या कह रहा है कि मानव कानों के लिए श्रव्यता या श्रवणता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इनके मध्य होना चाहिए। ये सत्य हो जाएगा। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, देखा था ये श्रव्यता का जो सुनने का जो प्रास है कितने से कितने के मध्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कंपन जो नेक्स्ट 5 नंबर का जो कथन है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। क्या ये बात सही है क्या कि कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होती है क्या तारत्व भी जो है क्या होता है? उतना ही क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। तो ये बात सही है क्या कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होता है? बिल्कुल गलत बात है, ये असत्य हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो उल्टा बोल रहा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आपकी कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही कम होगा। भाई आवृत्ति जब वाइब्रेशन जितना कम होता है उतनी आवाज़ कम हो जाती है, जितना वाइब्रेशन बढ़ जाता है कंपन का मान जितना बढ़ जाता है उतनी आवाज़ आपकी साउंड ध्वनि जब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये उल्टा बोल रहा है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल गलत बात है, उतना ही कम होना चाहिए था, तब तो ये बात सत्य थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये असत्य है। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 6 नंबर का जो कथन है वो क्या कह रहा है? अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत नहीं कहा जाता है। हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था
कि अवांछित या अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। तो ये बात भी गलत है, जो ये कथन कह रहा है असत्य हो जाएगा इसका, इसमें भी क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कथन 7 नंबर का आपका दे रखा है कि ध्वनि प्रदूषण आंशिक यानी कि सुनना असक्तता उत्पन्न कर सकता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, बिल्कुल सही बात है कि ध्वनि प्रदूषण हमारे जो सुनने की कैपेसिटी को कम कर सकता है, ज़्यादा शोर होने से कानों में, और जो आपको ध्वनि सुनाई कम देना शुरू हो सकती है, ज़्यादा आप प्रदूषण में रहोगे तो ये बात सही कह रहा है, बिल्कुल सत्य बात है कि ध्वनि प्रदूषण में रहना हमारे लिए हानिकारक है, असक्तता उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सत्य है, सही बात है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स वाले जो सत्य असत्य वाले कथन कंप्लीट हुए। इसमें आपको केवल जो क्वेश्चन जो कथन दे रखा है उसको ध्यान से देखना है, समझना है उसको कि ये पूछ क्या रहा है, उसका जो है ये विपरीत आंसर पूछता है कि ये बात होती है या नहीं होती है, उसको आपको देखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन की चर्चा करें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 3। 4th नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिखिए पहले, प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन है आपका कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। देखिए पहला रिक्त स्थान है, किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने के लिए लिया गया समय। किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने के लिए लिया गया समय। किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। किसी वस्तु को या किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, ये आपको इसमें कहते हैं रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन पहला हो गया। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आंसर एक साथ लिखेंगे सभी के। क्वेश्चन 4th नंबर का जो सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए प्रबलता कंपन के रिक्त स्थान आएगा। कंपन के रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है। ये आपका हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अभी आंसर नहीं लिखा है, इसका आंसर एक साथ लिखेंगे। देखिए 3rd नंबर वाला 4th का जो 3rd है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आवर्ती का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है। मात्रक रिक्त स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा था ये था 4 का 3rd। अब 4 का 4 देखिए, 4th का 4th देखिए क्वेश्चन। 4th का 4th अवांछित ध्वनि को कहते हैं। रिक्त स्थान है, अवांछित ध्वनि को कहते हैं। 4th का 5 देखिए,
फोर्थ का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, अवांछित ध्वनि को कहते हैं, ये हो गया। अब इसका लास्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की, ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की क्या करती है, खाली स्थान से निर्धारित होती है, रिक्त स्थान से क्या करती है, निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। ये आपके हो गए क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट की चर्चा करेंगे कि जो पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है। फोर्थ का पहला, किसी वस्तु द्वारा दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है। उस लिए गए समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। यहां आ जाएगा आवर्तकाल, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। पहले जो रिक्त स्थान में प्रबलता को कम करने के लिए, ध्वनि की जो प्रबलता है उसको कम करने के लिए आयाम से निर्धारित की जाती है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, इसमें आ जाएगा आयाम। तीसरा, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, इसे HZ से भी प्रदर्शित करते हैं, वैसे हर्ट्ज होता है। क्या होता है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। नेक्स्ट की बात करें, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं। अवांछित जो ध्वनि है उसे क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। अवांछित ध्वनि शोर ही तो उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों खाली स्थान से निर्धारित की जाती है, आवृत्ति से, यानी कि ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से, कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। इसमें क्या आ जाएगा, आवृत्ति से निर्धारित करना आ जाएगा। तो ये हमारे फोर्थ नंबर का जो रिक्त स्थान वाला है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से, पहला क्या दे रखा है, किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है। यह आवर्तकाल की परिभाषा भी हो गई। या देखा जाए ऐसा कि जो क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो हमें आंसर क्या लिखना है, किसी वस्तु द्वारा दोलनों को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यानी कि जो दोलन, एक दोलन पूरा होता है, वो दोलन जैसे सरल लोलक है, आपकी जो बजने वाली जो घड़ी है, घंटी बजती है, उस घड़ी में टंकारा लगता है एक, वो भी क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या वही क्या होता है, आवर्तकाल होता है। वही तो आवर्तकाल होता है। देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि प्रबलता कंपनों के आयाम से निर्धारित की जाती है। प्रबलता कंपनों की किससे निर्धारित की जाती है, आयाम से की जाती है, ठीक है। थर्ड वाला है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, हमने पिछली वीडियोज में देखा था आवृत्ति के बारे में, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट की चर्चा करें, देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं। दो चीजें पढ़ी थी, एक तो सुस्वर ध्वनि और एक अवांछित ध्वनि। देखिए सुस्वर ध्वनि को तो संगीत कहा जाता है, और जो शोरगुल जो मचाने वाली ध्वनि है, अवांछित ध्वनि है, उसको शोर कहा जाता है। कल ही पढ़ा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट की चर्चा करें, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किससे, कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित कर सकते हैं। यह हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ का, जो लास्ट वाला 5 नंबर का। ये आज हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी।